ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। तो ये चैप्टर ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी के अपन क्राइटेरियाज पढ़ते हैं। टोटल 5 क्राइटेरियाज हैं जो अपन इस चैप्टर में यूज़ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो सबसे पहले क्राइटेरिया पढ़ने से पहले आपको दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते क्या है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो दो ट्रायंगल्स हैं जो एक दूसरे से एकदम आइडेंटिकल हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक दूसरे के फोटोकॉपी टाइप्स, उनकी साइज़ भी सेम है, उनकी साइड्स भी सेम है, उनके एंगल्स भी सेम है। तो उन दो ट्रायंगल्स को अपन बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक ट्रायंगल में देखिए 3 तो साइड होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। तो इन 3 साइड और 3 एंगल्स में से कुछ पोर्शन अगर अपन प्रूव कर दें तो अपन कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके बेस पे ये थ्योरम्स बन के आई हैं। कौन कौन सी थ्योरम है? एस एस एस, एस एस ए एस एंड आर एच एस। ये थ्योरम्स आप छोटी क्लास में पहले भी पढ़ के आ चुके हैं और आपने यूज़ भी किए हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। देखिए, एस का मतलब है कि किन्हीं दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो अपन उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह सकते हैं। तो एस स्टैंड्स फॉर साइड साइड साइड। लेट सपोज मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मुझे एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मुझे साइड ए बी की लेंथ साइड डी के इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी, साइड बी सी की लेंथ साइड ई एफ के इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी और साइड ए सी की लेंथ मुझे डी एफ के इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, लेट सपोज मेरे पास एक और ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। इसमें लेट सपोज की साइड एक्स वाई वो है साइड बी सी के इक्वल। ट्रायंगल ए बी सी में जो साइड बी सी है और यहाँ पे साइड एक्स वाई वो दोनों इक्वल हैं। एंड जो साइड ए बी है वो एक्स जेड के इक्वल है एंड साइड ए सी वाई जेड के इक्वल है। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल्स को भी अपन कॉन्ग्रुएंट ही बोलेंगे क्योंकि कोई ना कोई साइड ट्रायंगल फर्स्ट की ट्रायंगल सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो बस ये है कि इसका शेप आपको अलग इस तरह से लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा उल्टा रखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। किन्हीं दो ट्रायंगल्स की अगर अपन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रूव कर दें तीनों साइड तो उन दोनों ट्रायंगल्स को अपन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। ओके, अब आते हैं सेकंड थ्योरम पे। एस ए एस स्टैंड्स फॉर साइड एंगल साइड। यानी अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ। क्या? लेट सपोज कि मैं साइड ए बी को साइड एक्स वाई के इक्वल प्रूफ कर देता हूँ, साइड ए सी को मैं साइड एक्स जेड के इक्वल प्रूफ कर देता हूँ। तो मुझे इन दोनों साइड के बीच का एंगल, जो कि यहाँ पे तो है एंगल ए और यहाँ पे है एंगल एक्स, इन दोनों को भी अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूँ तो साइड एंगल साइड से मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो एंगल है फिगर में वो दो साइड के बीच में होना चाहिए। जिन दो साइड को आप इक्वल प्रूफ कर रहे हैं दो ट्रायंगल्स में, तो जो एक एंगल जो बचा वो एंगल उन दो साइड के बीच में ही लाई करना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि देखिए ए बी को मैंने एक्स वाई के इक्वल प्रूफ किया, ए सी को मैंने एक्स जेड के इक्वल प्रूफ किया और एंगल मैंने ये एंगल बी एंगल वाई के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो देखिए दो साइड तो हो गई बट ये जो एंगल है इन दो साइड के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो मैं एस थ्योरम यूज़ नहीं कर सकता। ये एक्चुअली में हुआ क्या? देखिए, एंगल साइड साइड, तो एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड तो कोई थ्योरम ही नहीं है, तो इस तरीके से मैं इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकता। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपको एस थ्योरम यूज़ करनी है तो एंगल जो है दो साइड्स के बीच में ही लाई करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ए एस ए स्टैंड्स फॉर एंगल साइड एंगल। यानी मैं कोई दो एंगल्स ट्रायंगल में इक्वल प्रूव कर दूं और एक साइड, बट कंडीशन क्या है? वो साइड उन दोनों एंगल्स के बीच में होनी चाहिए। तो लेट सपोज कि मैं एंगल बी को एंगल वाई के इक्वल प्रूफ कर देता हूँ, एंगल ए को एंगल एक्स के इक्वल प्रूफ कर देता हूँ, तो मुझे कौन सी साइड इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी? ए बी इक्वल टू एक्स वाई मुझे इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। तब मैं बोल सकता हूँ कि ए से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर है? अब एक चीज़ बताइए, लेट सपोज ए बी को एक्स वाई के इक्वल ना प्रूफ करके मैं ए सी को एक्स जेड के इक्वल प्रूफ कर देता हूँ, तो भी क्या ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस, इस केस में तब भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। रीज़न देखिए, एंगल एंगल साइड, पहले एंगल आया फिर एंगल आया फिर साइड आई, तो इसको बोलेंगे एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड भी एक थ्योरम है जिसके थ्रू अपन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है
कि एक चीज़ बताइए मुझे कि अगर आपने दो ट्रायंगल्स में कोई दो एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए तो बाय डिफ़ॉल्ट जो थर्ड वाला एंगल है वो अपने आप इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? देखिए कैसे, ए प्लस बी प्लस सी ये क्या है 180 डिग्री है, और यहाँ पे नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये भी 180 डिग्री है। अब एक चीज़ देखिए, ए जो है वो एक्स के इक्वल है, बी जो है वो वाई के इक्वल है, तो बचा हुआ वाला पोर्शन सी और जेड भी आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। दैट मीन्स अगर आप किसी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड वाला एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। जब अपने आप इक्वल हो जाता है तो अपन ए एस से भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप उसके बाद कोई भी साइड इक्वल प्रूफ कीजिए, मैंने ये वाली साइड इक्वल प्रूफ की, ठीक है, तो देखिए एक एंगल ये हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल हो गया, तो ये साइड इन दो के बीच में आ गई, तो ये भी एक प्रकार से ए एस ए हो गई। और सपोज़ कीजिए कि मैं ये दो साइड इक्वल ना प्रूफ करके मैं ये वाली और ये वाली साइड इक्वल प्रूफ करता, यानी बी सी इक्वल टू वाई जेड, तो भी देखिए ये वाला एंगल तो अपन ने इक्वल प्रूफ किया था, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया और ये साइड इनके बीच में लाई हो गई। तो एंगल के केस में मैं ए एस यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, बट एस ए एस के केस में मैं एस एस ए यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। एस ए एस में एंगल हमेशा बीच में ही होना चाहिए। ए एस ए में अगर जो साइड है दो एंगल्स के बीच में नहीं है तो मैं दूसरी वाली प्रॉपर्टी ए एस के थ्रू उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ, बट एस एस ए कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट मीन्स एंगल हमेशा दो साइड के बीच में ही होना चाहिए। तो इस तरह से अपन ने फोर्थ वाला भी कर लिया, एंगल एंगल साइड। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले में बोलता है राइट एंगल, ठीक है, एच से हाइपोटेन्यूस। तो देखिए आर एच एस में मुझे क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है। एक तो राइट एंगल, यानी दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, उसके अलावा उनकी हाइपोटेन्यूस इक्वल होनी चाहिए, उसके अलावा कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो मैं आर एच एस से उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। लेट सपोज कि मेरा एक एंगल ये है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, दूसरा ट्रायंगल मेरा ये है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो देखिए अगर ये हाइपोटेन्यूस है इस वाले केस में और यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस है, इन दो हाइपोटेन्यूस को भी अगर मैं इक्वल बोल दूँ और इसके अलावा किसी एक साइड को, लेट सपोज ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो देखिए मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने एक 90 डिग्री बता दिया, एक हाइपोटेन्यूस बता दिया और एक साइड बता दी कोई भी। तो आरएचएस से मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। क्लियर है? ओके। अब अपन थ्योरम 7.1 यानी जो कॉन्ग्रुएंसी रूल था अपना ए एस ए उसका प्रूफ करेंगे। कई बार एग्जाम्स में ये प्रूफ आ जाता है। तो देखिए ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल में क्या होता है कि अगर दो एंगल और उनके बीच वाली साइड इक्वल अगर अपन प्रूफ कर दें तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो लेट सपोज मैंने दो ट्रायंगल्स ले लिए। कौन से दो ट्रायंगल्स? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो उन दो ट्रायंगल्स में एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो गया, और उन दो ट्रायंगल्स के बीच की साइड कौन सी हुई? बी सी एंड ई एफ। तो बीच वाली साइड भी इक्वल हो गई। तो अपने को ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो देखिए ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पे जो एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, और इन दोनों के बीच की साइड यानी साइड बी सी इक्वल्स टू साइड ई एफ, यानी एंगल साइड एंगल ये हो गया। बट अपने को इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इस थ्योरम को अपने को एक्चुअली में प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस थ्योरम को अगर अपन प्रूफ कर देंगे उसके बाद अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ करने में आपको तीन केस बनाने पड़ेंगे। तीन केस कौन कौन से? देखिए ये जो साइड ए बी है और साइड डी ई है, ये तीन केसेस ऐसे बनेंगे कि या तो साइड ए बी डी ई के इक्वल होगी, या जो है ए बी बड़ी होगी, और तीसरा केस या ए बी छोटी होगी। तो ये तीन केस ही बन सकते हैं, क्योंकि अगर मैं दो साइड को कंपेयर करूँगा तो क्या हो सकता है, या तो वो उसके बराबर हो, या उससे छोटी हो, या उससे बड़ी हो, इसके अलावा चौथी तो कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। तो अपन ये तीनों पॉसिबिलिटी को एक एक पिक करेंगे और इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। लेट्स सी। तो सबसे पहला केस अपन ने क्या लिया? सबसे पहले केस में अपन ने लिया कि ए बी एंड डी ई इक्वल हैं। तो अब देखिए ए बी एंड डी ई इक्वल है, ये अपना अजम्पशन है। तो ए बी एंड डी इक्वल हो गए, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई ये ऑलरेडी गिवन है ए एस ए में, और जो साइड बी सी है और ई एफ है वो भी इक्वल है, ठीक है, ये भी अपने को गिवन है। तो अब आप देखेंगे कि एक साइड हो गई, उनके बीच का एंगल हो गया, फिर एक और साइड हो गई। तो एस ए एस से मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया।
दैट मीन्स मेरी जो ए एस ए थ्योरम है वो वैलिड है। बट यहाँ पे एक कंडीशन हो गई कि ए बी डी ई के इक्वल है, ये अपना अजम्पशन था। तो अगर अपन ये चीज़ तीनों अजम्पशन को लेके प्रूव कर दें तो ए एस ए एक वैलिड थ्योरम बन जाएगी अपनी। क्लियर है? तो अब देखिए सेकेंड अजम्पशन पे आते हैं। सेकेंड अजम्पशन में अपने को क्या करना है कि अपन मानेंगे कि ए बी जो है वो बड़ा है किससे, डी ई से। तो अब एक चीज़ बताइए कि ए बी अगर बड़ा है डी ई से तो कोई एक पॉइंट पी होगा जो कि डी ई के इक्वल होगा। यानी ए बी पे अगर एक मैं पॉइंट पी बनाता हूँ और पी को इस तरह से बनाता हूँ कि बी पी इक्वल्स टू डी ई, ठीक है। तो मेरा कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, मैंने कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया, आई विल ड्रॉ ए पॉइंट पी ऑन ए बी सच दैट पी बी इक्वल्स टू डी ई। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब एक चीज़ देखिए, मैंने ट्रायंगल कौन सा पिक किया, मैंने ट्रायंगल पिक किया पी बी सी और डी ई एफ। तो इन दो ट्रायंगल्स में क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन से पी बी को डी ई के इक्वल बनाया है, तो एक तो ये हो गया पी बी इक्वल टू डी ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई ये अपने को गिवन है, और बी सी इक्वल टू ई एफ ये भी अपने को गिवन है। तो यहाँ पे भी देखिए एस ए एस से अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेरा ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ है वो कॉन्ग्रेंट है। अब एक चीज़ बताइए, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा एंगल पी सी बी है वो डी एफ ई के इक्वल होगा। यानी ये वाला एंगल पी सी बी वो डी एफ ई के इक्वल होगा। बट अपने को ए एस ए में एक चीज़ गिवन थी, क्या गिवन थी, जो डी एफ ई है वो एक्चुअली में ए सी बी के इक्वल है। अब आप फिगर में देखिए, क्या ए सी बी और पी सी बी इक्वल हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए सी बी जो है फिगर में पी सी बी से बड़ा है। ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला पार्ट ए सी बी इक्वल टू डी एफ ई ये अपने को गिवन है ऑलरेडी। अब डी एफ ई पी सी बी के भी इक्वल है, दैट मीन्स ए सी बी और पी सी बी को इक्वल होना पड़ेगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब मेरा पॉइंट पी शिफ्ट होके पॉइंट ए पे चला जाए, ठीक है। तभी एंगल पी सी बी इक्वल टू ए सी बी हो सकता है, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। अपन क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ पी कोइंसाइड्स विथ ए, और अगर पी कोइंसाइड विथ ए हो जाएगा दैट मीन्स बी ए इक्वल्स टू ई डी हो जाएगा, और अगर बी ए इक्वल्स टू ई डी हो गया तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन से, ए बी सी एंड डी ई एफ। समझ में आया? अब आता है थर्ड वाला केस। थर्ड वाले केस में भी आपको इसी तरह से करना है। मैं थोड़ा सा इसी फिगर में चेंज करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि थर्ड वाले केस में मेरा ए बी छोटा है डी ई से, ए बी छोटा है डी ई से, तो मैं ए बी को एक्सटेंड करूँगा, एक पॉइंट ले लूँगा, लेट सपोज पॉइंट क्यू, और पॉइंट क्यू इस तरह से होगा कि बी क्यू विल बी इक्वल्स टू डी ई। उसके बाद सब कुछ इसी तरह से चलेगा कि बी क्यू इक्वल्स टू डी ई है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई है, और बी सी इक्वल्स टू ई एफ है। तो मैं ट्रायंगल क्यू बी सी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूंगा, किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। अब एक चीज़ देखिए, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो फिर मैं सेम चीज़ यूज़ करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे पी सी बी था वहाँ पे लिखूँगा मैं एंगल क्यू सी बी। क्यू सी बी को मैं किसके इक्वल बताऊँगा, सी पी सी टी से, एंगल डी एफ ई के, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या गिवन है, तो देखिए ए सी बी इक्वल टू डी एफ ई ये मुझे गिवन है। तो अब एक चीज़ बताइए, डी एफ ई ए सी बी के भी इक्वल है और डी एफ ई क्यू सी बी के भी इक्वल है यहाँ पे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स एंगल ए सी बी एंड क्यू सी बी इक्वल है, जो कि आप फिगर से देख सकते हैं पॉसिबल ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन पे पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है अगर क्यू कोइंसाइड कर जाए ए के साथ, जैसे पिछले वाले केस में पी इंसाइड किया था ए के साथ। क्लियर है? तो उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली इफ क्यू कोइंसाइड विथ ए। तो उससे क्या हो जाएगा, तो उससे बी ए इक्वल टू ई डी हो जाएगा, और ये दोनों ट्रायंगल्स अगेन कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। तो अपन ने तीनों केसेस में जब ए बी इक्वल्स टू डी ई, ए बी इज़ ग्रेटर देन डी ई, ए बी इज़ स्मॉलर देन डी ई, तीनों केस में अपन ने ए बी सी एंड डी ई एफ को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स इन फ्यूचर अब अपन ए एस ए को एज ए आइडेंटिटी या फिर एज ए थ्योरम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कॉन्ग्रेंसी। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में देखिए आपको क्या क्या गिवन है, आपको ओ ए इक्वल्स टू ओ बी गिवन है, इसके अलावा ओ सी इक्वल्स टू ओ डी गिवन है, और प्रूफ आपको करना है ए ओ डी
और BOC दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए, एक साइड तो ये हो गई OA इक्वल्स टू OB, दूसरी साइड हो गई OD इक्वल्स टू OC। अब आप देखेंगे एंगल BOC और एंगल AOD, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो देखिए थर्ड वाला हो गया AOD इक्वल्स टू BOC। तो आप देखेंगे ये जो एंगल है ये इन दोनों साइड्स के बीच में लाई कर रहा है। एंगल AOD OA एंड OD के बीच में लाई कर रहा है, एंड एंगल BOC BO और OC के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं कौन सी थ्योरम अप्लाई करूँगा यहाँ पे, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब देखिए, अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A AOD का एंड एंगल B BOC का, ये दोनों इक्वल होंगे। तो फिगर में देखिए, ये तो एंगल A है, ये एंगल B है, तो एंगल A एंड एंगल B मेरे इक्वल होंगे बाय CPCT। अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, AB एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है और एंगल A एंड एंगल B आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देख सकते हैं। तो अपने को मालूम है व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर वी कैन से AD इज पैरेलल टू BC। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 2। ओके, तो एग्जांपल 2 में देखिए आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है AB एंड उसके ऊपर एक लाइन L। तो लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एंगल PCA वो तो 90 डिग्री है और AC इक्वल टू BC क्योंकि बाइसेक्ट भी कर रही है। और उस लाइन L पे एक पॉइंट P है। तो अपने को क्या प्रूफ करना है कि P जो है पॉइंट A एंड पॉइंट B से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इनडायरेक्टली अपने को प्रूफ करना है PA इक्वल्स टू PB। तो देखिए सबसे पहले अपन दो ट्रायंगल्स पिक करते हैं, ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB। इसमें देखिए AC इक्वल्स टू BC, रीज़न लाइन L है वो AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, तो C मिड पॉइंट हुआ, देयरफॉर AC इक्वल्स टू BC। अब परपेंडिकुलर है तो ये एंगल PCA एंड PCB दोनों 90 डिग्री होंगे। इसके अलावा जो साइड PC है दोनों ट्रायंगल्स में वो कॉमन है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो एंगल है वो इन दोनों साइड्स के बीच में है। AC एंड PC के बीच में एंगल PCA और BC एंड PC के बीच में एंगल PCB। तो मैं कौन सी थ्योरम अप्लाई करूँगा, SAS। ठीक है, तो SAS से मैंने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं CPCT से, इसका देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, इसका फर्स्ट एंड थर्ड, तो PA इक्वल्स टू PB। ठीक है, रीज़न क्या आएगा, CPCT। ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं उसमें सीक्वेंस बहुत मैटर करता है और जिस सीक्वेंस में लिखा होता है उसी सीक्वेंस में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है AB पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, यानी AB एंड CD पैरेलल है। O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AD, तो मैंने D और A को ज्वाइन किया और O जो है वो उस AD का मिड पॉइंट है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि AOB एंड DOC ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और सेकंड पार्ट में मुझे प्रूफ करना है O इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने ये दो ट्रायंगल्स पिक किए। इन दो ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे ABO इक्वल टू DCO, तो देखिए ABO कौन सा है, ये वाला एंगल, और DCO कौन सा है, ये वाला एंगल। तो आप क्लियरली देख सकते हैं AB पैरेलल टू CD and BC is acting as a transversal and these two angles are alternate interior angles, and when lines are parallel alternate interior angles are equal। ठीक है, तो रीजन ब्रैकेट में आ गया alternate angles as AB parallel to CD and BC is transversal। तो लैंग्वेज प्रॉपर विथ रीजन। उसके बाद AOB एंड DOC ये आप देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो रीजन आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद आप देखिए OA इक्वल्स टू OD, ये अपने को गिवन है। तो आप देखेंगे मैंने दो एंगल्स और एक साइड, ठीक है, वो यूज़ किया है, और जो साइड है वो जो दो एंगल्स हैं उनके बीच में नहीं है। दैट मीन्स मैं AS से यूज़ नहीं करूँगा, मैं कौन सी यूज़ करूँगा, AAS। तो AAS से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ट्रायंगल AOB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। अब देखिए CPCT, इसके लास्ट के दो OB, इसके लास्ट के दो OC। ठीक है, देयरफॉर OB इक्वल्स टू OC बाय CPCT। अब OB इक्वल टू OC है, देयरफॉर वी कैन से O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। मेक सेंस? तो इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।
So do keep practicing, and for any kind of doubt, please let us know. We'll try to help you out. Okay, see you in the next video. Amyo Mentoring. Make a difference. Nearby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.